अच्छा, क्या लगता है आपको कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब 75 बरस के हो गए तो सब कुछ शांत हो गया और उसके बाद किसी ने इस्तीफे की बात नहीं की? क्या लगता है कि मोहन भागवत ने जब कह दिया कि उन्होंने ना किसी का इस्तीफा मांगा और ना वो इस्तीफा दे रहे हैं तो सब कुछ शांत हो गया? नहीं, ये ऐसा है ही नहीं। दरअसल इससे पहले जो मैंने खबर दिखाई थी कि आखिरकार एक बयान जो पहले भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाता रहा, तब कभी ना किसी की भावनाएं आहत हुई ना किसी ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह का बयान देते हैं उस तमाम चीजों को लेकर इस्तीफा देना पड़ रहा है या इस्तीफा देने की सोच रहे, कोई विकल्प नहीं। यह ऐसे ही नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब में आस्था जताते हुए बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ के बयान को कटघरे में रखकर उनसे कुर्सी छोड़ने की अपील कर दी जाए और राज्यपाल तक चिट्ठी लिख दी जाए, यह इतना आसान नहीं है। खेमेबंदी इतनी जबरदस्त हो रही है कि आरएसएस अब पर्दे के पीछे रहकर खेल रहा है। वो आरएसएस जिसके प्रमुख मोहन भागवत भी 75 बरस के हो गए। अब 75 बरस वर्सेस 75 बरस वाली लड़ाई में आखिरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बैकफुट पर आना बेहतर समझा, लेकिन लड़ाई यूं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब खुलकर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की पोल खोली जा रही है। और यह पोल कोई और नहीं खोल रहा, वो लोग खोल रहे हैं जिनको जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था कि आप ना सलाह दीजिए, ना कुछ बोलिए, ना आलोचना कीजिए, ना राय दीजिए, हमें आपकी जरूरत ही नहीं। आप जाइए और चुपचाप बैठकर बीजेपी का नेता होने का लुत्फ उठाइए। लेकिन अब इन सब के बीच पिछले 2 महीने से वही मार्गदर्शक मंडल ने नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पूरी सरकार की रात की नींद छीन रखी है। इसमें कोई विपक्षी पार्टी के नेता की भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख देना और मोदी साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगाना, यह काम किसी और ने नहीं किया, बीजेपी के दिग्गज नेता ने किया। यही नहीं, जीडीपी को लेकर और तो और जीडीपी के साथ साथ जो किया गया कि जीएसटी के नाम पर ये वो, इन तमाम चीजों को सवाल उठाकर बताना कि देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम किसी और ने नहीं, इस सरकार ने किया, यह आरोप भी वही बीजेपी के नेताओं ने लगाया है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब का 75 साल पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री बने रहना क्या एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहा है? कैसे दिखाऊंगा आज आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह कुर्सी संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मापदंड और जो नियम कायदे कानून अपनी प्रतिद्वंदी नेताओं या फिर यूं कहा जाए कि अपने से बड़े नेता जो आगे आकर उन्हें सलाह दे सकते थे, रोड़ा बन सकते थे, आलोचना कर सकते थे, उन्हें साइडलाइन करने के लिए किया था, वो इन पर ही भारी पड़ गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने इतने बरस बाद आरएसएस का दरवाजा खटखटाया था कि लो मैं आ गया, बातचीत हुई, बात बनी नहीं, भागवत का बयान आया, 75 साल मतलब बधाई नहीं विदाई। उसके बाद 15 अगस्त को एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण जिसका जिक्र गोदी मीडिया ने किया, लेकिन यह नहीं बताया कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आरएसएस के गुणगान करते रहे, जिस आरएसएस के बारे में अब तक एक शब्द नहीं बोल रहे थे। अचानक से बहुत, अब तो हर बात कुछ भी होता है तो आरएसएस, वो आरएसएस मोदी साहब कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मार्गदर्शक मंडल के एक नेता मुरली मनोहर जोशी ने मोर्चा खोल दिया। सोचिए, 11 बरस तक ये व्यक्ति, इतनी बड़ी शख्सियत, शांत रहते हैं, लेकिन अचानक से ये क्यों बोलने लगे? क्योंकि उनको पता लग गया कि बहुत हल्का पलड़ा हो गया है मोदी शाह वाली बीजेपी का, उनका पलड़ा। अब देखिए क्या किया, पलीता लगा दिया नरेंद्र मोदी साहब के सपनों पर और सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी ने पूरी सरकार को एक पैर पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसे? देखिए, पूरा देश खामियाजा भुगतेगा अगर चारधाम परियोजना पर मुरली मनोहर जोशी ने सीजीआई को लिखा खत। इसमें क्या है पहले पढ़िए। बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी समेत 57 लोगों ने चारधाम परियोजना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई को पत्र लिखा। साथ ही परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने अपने इस पत्र में हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया। क्या है ये मैं बताता हूं। चारधाम जो प्रोजेक्ट है, परियोजना जो है, वो दरअसल नरेंद्र मोदी साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आप प्राकृतिक जो चीजें बनी हुई हैं उनसे खिलवाड़ करेंगे तो क्या होता है, किसी को से छिपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और भी वो तमाम देश जहां पर ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जिन जिन ने खिलवाड़ किया, वहां के हालात क्या हुए सबको पता है। अब चूंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे फैसले लेते थे, हाल ही में चंद्रचूड़ साहब के बयान से पता लग गया, जिस पर अलग से चर्चा है। उसी वक्त में नरेंद्र मोदी साहब के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी परियोजना पर सहमति जता दी थी कि हरी झंडी दिखा दी कि जो करना है कर लो, आप ही सरकार हो, आप ही सब कुछ, जो करना है कर लो। अब
मुरली मनोहर जोशी ने कहा नहीं, एक बार फिर से सोचिए। यानी कि आप यह मत सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा है कि आपने जो आदेश दिया वो गलत है। नहीं, उन्होंने कहा जो आपने आदेश, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और जिनकी याचिका पर दिया है वो गलत है। उनकी याचिका में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर देश को डुबो देंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए। इसमें यह बताया गया, ये पूरा लेटर भी आप देख सकते हैं। इसमें सीजीआई को लिखे पत्र में कोर्ट के उस आदेश का जिक्र है जिसमें 4 धाम परियोजना के तहत सड़कों के चौड़ीकरण की अनुमति देने की बात कही। जोशी ने अदालत से अपने पहले के आदेश की समीक्षा की मांग की। पत्र में कहा गया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में उभरते अस्तित्वगत संकट को स्वीकार किया है। यदि अभी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट और BR गवई, अभी आपने देखा BR गवई ने एक टिप्पणी कर दी थी, ये छाती पीटने लग गए थे। फिर इनकी मम्मी को बुलाया जा रहा था, BR गवई की मम्मी को, कि आप RSS के कार्यक्रम में आ जाइए। उन्होंने कहा मना कर दिया, नहीं आएंगे। फिर BR गवई के ऊपर चढ़ पड़े सारे लोग। और अब BR गवई से कहा है देख लीजिए सरकार के इस पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा संभाल कर, क्योंकि कहा जा रहा है कि 12 जो नेशनल हाईवे को 12 मीटर तक चौड़ा करना है, जिसके लिए कई पहाड़ों को काटना जरूरी होगा और इससे जो संतुलन है वो बिगड़ेगा और आगे जाकर घटनाएं घट सकती हैं। इस पत्र में कहा गया है कि 5.5 यानी 5.5 मीटर तक ही चौड़ीकरण तक की अनुमति दी जाए, इससे ज्यादा नहीं, वरना संतुलन बिगड़ेगा। उसकी जिम्मेदार फिर देखिए पूरा देश इसका खामियाजा भुगतेगा। जोशी के पत्र के सियासी मायने क्या है? भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मोदी सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं पर सवाल उठाए, वह सीधे पार्टी नेतृत्व पर तीखे प्रहार है। यही नहीं, इससे पहले संघ के आर्थिक मंच पर आय विषमता और GDP मुद्दे पर 70 स्लाइड्स की रिपोर्ट के जरिए मोदी के विकास मॉडल की खुलकर आलोचना करना चाहता है कि जोशी ने मोदी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। मुरली मनोहर जोशी के अलावा भाजपा के भीतर पुराने नेताओं में रूडी, गडकरी, वसुंधरा आदि समेत मोदी की नीतियों के विरोध का स्वर तेज होता दिख रहा है। पार्टी में बढ़ते असंतोष, वैचारिक टकराव और मार्गदर्शक मंडल का सवाल फिर उठाया जा रहा है। ऐसे में बदलाव की आहट साफ है। मोदी शाह के अगले राजनीतिक कदम पर सबकी नजर है। यानी वो उधर कुर्सी खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, ये इधर कुर्सी खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन खास बात इन सब में क्या है? RSS बैटिंग कर रहा है पर्दे के पीछे रहकर, ये क्लियर है। अब RSS प्रमुख मोहन भागवत आगे आकर खेल नहीं कर रहे हैं, आगे आकर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने इन नेताओं को आगे कर दिया है कि आपके साथ जो जो हुआ उसका जो करना है करिए। इसलिए सोचिए, खुद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार रही तब तक शांत रहे और आज हालात ये है तो खुद आगे आकर मुरली मनोहर जोशी ने मोर्चा खोल दिया है। बताया अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने, हमारी ही सरकार ने, उन्होंने बताया अभी हाल ही में। इसके अलावा अब ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा उसको लेकर मुद्दा उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपने सरकार का जो मसला आया उस पर हामी भर दी, ये गलत था, सरकार को बताओ ये होगा। सरकार का ये फैसला ऐसा नहीं रात को सपना देखा मोदी जी ने, सुबह उठे मैं ये कर दूंगा तो सही होगा। मोदी जी हर काम सही नहीं करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी का है। आइए इसमें मुरली मनोहर जोशी एकाएक कितने बगावती क्यों? पहले मोदी की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए 70 पेज की रिपोर्ट और अब 11 पेज की चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखना जताता है कि भाजपा में मोदी विरोध के सुर उठने लगे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जोशी ने मोदी के गले में घंटी बांधी है, जिसे बजाने का काम वसुंधरा, गडकरी, रूडी और RK सिंह ने शुरू कर दिया है? नमस्कार।